Welcome students. Today we are studying about DNA fingerprinting. It is a very important topic. So let's start. We all know that 99.9% of base sequences among humans are the same. मतलब 99.9% जो बेस सीक्वेंसेस होते हैं इंसानों में वो एक जैसे होते हैं. अब हमारे जीनोम के अंदर आपको पता है कि 3 × 10⁹ इतने बेस पेयर होते हैं, है ना. तो अब आप बताओ कि कितने बेस पेयर्स में अंतर होता है, डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. तो 0.1% बेस पेयर्स जो हैं वो डिफरेंस होंगे, है ना. तो आप निकाल लो उसको 3 × 10⁹ इंटू 0.1/100. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3 × 10⁶ बेस पेयर्स. ठीक है ना. तो कितना आएगा 3 × 10⁶ बेस पेयर्स. तो अगर मान लो इतने सारे बेस पेयर्स में आपको डिफरेंसेस देखने हैं तो ये तो बहुत डॉन्टिंग यानी बहुत मेहनत वाला और बहुत एक्सपेंसिव टास्क हो जाएगा. किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उन इंडिविजुअल्स के बीच में आपको डिफरेंसेस देखने हैं और वो डिफरेंसेस इतने बेस पेयर्स के हैं तो मतलब आपको काफ़ी मेहनत लगने वाली है. इसीलिए जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसका यूज़ किया जाने लगा. इट इज़ अ वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ 2 इंडिविजुअल्स. अंडरस्टैंड. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो किस डीएनए को चेक करती है. इट चेक्स द रिपीटिटिव डीएनए. हमारा जो डीएनए होता है उस डीएनए में हमको कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों टाइप के सीक्वेंसेस मिलते हैं, है ना. और जो हमारा नॉन कोडिंग डीएनए होता है, नॉन कोडिंग डीएनए में हमको बहुत ज़्यादा रिपीटिटिव सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं. So DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions of DNA which are called as repetitive DNA because in these sequences a small stretch of DNA is repeated many times. तो ऐसे DNA को ही यहाँ पर चेक किया जाता है जहाँ पर स्मॉल स्ट्रेच जो होता है DNA का वो बार बार मल्टीपल टाइम्स जो है रिपीट होता है. तो उस DNA के अंदर क्या चेंजेस हैं ये देखे जाते हैं. These repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peaks ड्यूरिंग द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. तो देखिए आपको याद होगा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ था. डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में सीजियम क्लोराइड का यूज़ होता है. तो सीजियम क्लोराइड में आप जो है डीएनए ऐड करते हो और फिर उसके बाद क्या करते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो. तो क्या होता है, जो डीएनए के डिफरेंट बैंड्स हैं वो फॉर्म होते हैं. किस बेसिस पर, डेंसिटी के बेसिस पर. तो डेंसिटी के बेसिस पर जो डीएनए है वो सेपरेट आउट हो जाता है. जो भारी डीएनए है वो नीचे, हैवी वाला नीचे और लाइट डीएनए ऊपर. तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, हम टेस्ट ट्यूब को गोल गोल घुमाते हैं. ठीक है ना. किसके हेल्प से, सेंट्रीफ्यूज. सेंट्रीफ्यूज में हम टेस्ट ट्यूब रख देते हैं और वो राउंड 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 काफ़ी तेज़ी से घूमने लगती है जिसकी वजह से क्या होता है, सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है डीएनए का ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी. एंड हम ये देखते हैं कि जो बल्क डीएनए है वो सैटेलाइट डीएनए से अलग हो जाता है. सैटेलाइट डीएनए तो हमें अलग अलग बैंड्स मिलेंगे. पहला बैंड किसका होगा, बल्क डीएनए, और दूसरा बैंड किसका होगा, सैटेलाइट डीएनए. और ये दोनों अलग अलग कैसे हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी. द बल्क डीएनए फॉर्म्स मेजर पीक एंड अदर स्मॉल पीक्स आर रिफर्ड टू एज सैटेलाइट डीएनए. तो सैटेलाइट डीएनए एक्चुअल में क्या है, इट इज़ अ डीएनए विच इज़ मेड अप ऑफ हाईली रिपीटेटिव segments. So depending upon the base composition, length of segment and number of repetitive units, the satellite DNA is classified into many categories. तो satellite DNA जो होता है उसको हम कई कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं. कौन सी कैटेगरीज़ हैं, देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज़ हैं वो है माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट. अब ये माइक्रो सैटेलाइट डीएनए और मिनी सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, ये देखो आप. सैटेलाइट डीएनए को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, सपोज माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट. तो पहले देख लेते हैं मिनी सैटेलाइट.
हाँ, तो मिनी सैटेलाइट डीएनए को चेक कर लेते हैं। तो मिनी सैटेलाइट डीएनए जो होता है, इसमें वी फाइंड रिपीट्स, यानी डीएनए में जो रिपीट्स हो रही हैं किनकी, न्यूक्लियोटाइड्स की, वो रिपीट्स कितनी लंबी है, 15 से 50 बेस पेयर लॉन्ग, 15 से 50 बेस पेयर्स हैं, ठीक है, रिपीट्स के। और ये कितने टाइम्स रिपीट हो सकता है, लगभग 1000 टाइम्स तक रिपीट हो सकता है। यानी न्यूक्लियोटाइड का कितना बड़ा स्ट्रेच है, 15 से लेकर के 50 बेसिस का स्ट्रेच हो सकता है, इतने न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रेच हो सकता है, और लगभग 1000 टाइम्स वो रिपीट भी हो सकता है। तो हमारा जो जीनोम है वो बहुत सारे क्रोमोसोम्स से बना हुआ है। अब उन क्रोमोसोम्स पे क्या होते हैं, लोकाई वो जगह होती है जहाँ पर ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं। तो कितने लोकाई हैं इसके, हमारे पूरे जीनोम में कितने लोकाई हैं अलग अलग, जहाँ पर ये हमको मिनी सैटेलाइट्स मिल सकते हैं, 30,000, 30,000 ऐसी जगह हैं हमारे जीनोम में जहाँ पर हमको मिनी सैटेलाइट सीक्वेंसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स हमको देखने को मिले। तो मिनी सैटेलाइट में क्या है, 15 से 50 बेसिस का रिपीट है, इतने न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीट होता है। वहीं दूसरी कैटेगरी होती है माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। तो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए जो होता है उसमें हमें जो रिपीट्स मिलती हैं वो छोटी मिलती हैं बहुत। कितनी लंबी हो सकती हैं, लेस देन 10 बेस पेयर। इतनी बड़ी 10 बेस पेयर से छोटी रिपीट्स है ना, 10 बेस पेयर से छोटी रिपीट होती हैं, जैसे GAAATTC सपोज, ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, डीएनए में बार बार रिपीट हो रहा है। तो फिर ये क्या है, ये मिनी सैटेलाइट, ये एक माइक्रो सैटेलाइट है। 1 2 3 4 5 6 7, तो उसके अंदर 7 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनका स्ट्रेच है। और अगर ये बार बार GAATTC ऐसे रिपीट होता चला जाए तो फिर ये क्या कहलाएगा, माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट में 15 से 50 बेस पेयर होते हैं कम से कम। तो मिनी और माइक्रो में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, है ना। अब जो माइक्रो सैटेलाइट है ये लगभग कितनी बार रिपीट हो सकता है, 10 से 100 बार रिपीट हो सकता है। ओके, तो GAATTC है वो 10 से 100 टाइम्स बार रिपीट हो सकता है। और कितने लोकाई हैं, इसके लोकाई हैं लगभग 2 लाख, इतनी लोकाई पर ये प्रेजेंट है। तो आपके समझ में ये आ गया होगा कि व्हाट इज़ मिनी सैटेलाइट, व्हाट इज़ माइक्रो सैटेलाइट्स। एक्चुअल में ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं डीएनए के, जिनको सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। और सैटेलाइट डीएनए के टाइप हैं ये, मिनी एंड माइक्रो सैटेलाइट। अब ये जो सीक्वेंसेस होते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, जो मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट डीएनए वाले हैं, दे नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, बट दे फॉर्म लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। हमारे ह्यूमन जीनोम का बहुत बड़ा पोर्शन ये बनाते हैं, लेकिन ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नॉर्मली नहीं करते। दीज सीक्वेंसेस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये सीक्वेंसेस जो हैं बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी अलग अलग इंडिविजुअल्स में इन सीक्वेंसेस का नंबर अलग अलग होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस। और इसी को बनाया गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दो इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी के बीच में सपोज अंतर कर रही है, तो वो किसके बेसिस पर अंतर कर रही है, वो अंतर कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स, ऑन द बेसिस ऑफ VNTR सीक्वेंसेस। तो VNTR सीक्वेंसेस बेस किसके ऊपर हैं, एक्चुअली दे आर बेस्ड ऑन मिनी सैटेलाइट्स। तो जो मिनी सैटेलाइट्स हैं इन्हीं के VNTR सीक्वेंसेस होते हैं। मिनी सैटेलाइट्स को ही हम VNTR सीक्वेंस अगर हम बोलें दूसरी भाषा में तो बोल सकते हैं। तो दीज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर क्यों बोला, बिकॉज इंडिविजुअल ए के अंदर
और इंडिविजुअल बी के अंदर अलग अलग नंबर होगा इन रिपीट्स का। जैसे मिनी सेटेलाइट है ना, मिनी सेटेलाइट का जो नंबर है वो कितना हो सकता है, आप देखो 1000 बार रिपीट हो सकते हैं सपोज, गॉट इट। तो सपोज कोई सीक्वेंस है मिनी सेटेलाइट का, तो इंडिविजुअल ए में सपोज कोई मिनी सेटेलाइट सीक्वेंस है 20 बेस पेयर लॉन्ग है, वो 20 बेस पेयर का रिपीट है, 20 बेस पेयर का एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रेच है जो बार बार रिपीट होता है। और कितनी बार रिपीट होता है, सपोज 500 टाइम्स, किसमें, इंडिविजुअल ए में। तो ये सेम सीक्वेंस इंडिविजुअल बी में हो सकता है 300 टाइम्स हो रहा हो रिपीट। तो उसका मतलब क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट, यानी ए में नंबर है 500 बार रिपीट और बी में ये नंबर है 300 बार रिपीट। अंडरस्टैंड। तो क्या ये वेरिएबल है, हाँ। तो इसको बोलते हैं VNTR सीक्वेंस। और VNTR सीक्वेंसेस जो होते हैं ये एक्चुअल में क्या होते हैं, मिनी सैटेलाइट्स होते हैं। और ये मिनी सैटेलाइट्स जो हैं रीड किए जाते हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स में, और हम उनके बीच में अंतर पता लगा लेते हैं। हम पूरा DNA सीक्वेंस नहीं करते, हम केवल VNTR सीक्वेंसेस के बेसिस पर पर्सन टू पर्सन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और इसी को DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है। अब आप DNA किसी भी टिश्यू से ले सकते हो, जैसे हेयर फॉलिकल से ले सकते हो, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, ब्लड, सब जगह से आप ले सकते हो किसी भी एक इंडिविजुअल से। और एक इंडिविजुअल का DNA दूसरे इंडिविजुअल के DNA से वेरी करता है। और ये जो टैंडेम रिपीट्स हैं, ये जो VNTR सीक्वेंसेस हैं, ये भी वेरी करते हैं। तो इसके बेसिस पर हम अंतर पता लगा सकते हैं। तो पेरेंट्स का पता लगाना है, सपोज़ कोई चाइल्ड है, उसके पेरेंट का पता लगाना है कि A वाला पेरेंट है उसका या B वाला पेरेंट है। सपोज़ दो लोगों में डिस्प्यूट है, लड़ाई हो रही है ना, डिस्प्यूट है। और डिस्प्यूट किस बात पर है कि ये बच्चा जो है हमारा है। तो हम दोनों का जो VNTR सीक्वेंस एनालिसिस कर सकते हैं, दोनों की DNA फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं और अंतर पता लगा सकते हैं। तो ये जो DNA सीक्वेंसेस में पॉलीमॉर्फिज्म होता है, यानी डिफरेंसेस होते हैं, यही बेसिस होता है जेनेटिक मैपिंग का। ह्यूमन जीनोम की जो मैपिंग है वो की जा सकती है। अलग 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 पॉपुलेशंस में, डिफरेंट काइंड्स की पॉपुलेशन में हम जेनेटिक मैपिंग कर सकते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स के सीक्वेंसेस की स्टडी कर सकते हैं, और DNA फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से हम दो इंडिविजुअल्स में डिफ्रेंशिएट भी आसानी से करते हैं। इट इज़ एसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट DNA पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स इन सिंपल टर्म्स। अब DNA पॉलीमॉर्फिज्म का साधारण शब्दों में मतलब क्या है ये समझो। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है और ये आता कैसे है। पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेज ड्यू टू द म्यूटेशंस। तो ये इतना अंतर क्यों आया, ये आया म्यूटेशन से। म्यूटेशन ही तो अंतर पैदा करता है, तो म्यूटेशन से अंतर आया है। म्यूटेशन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। तो न्यू म्यूटेशंस हमेशा आते रहते हैं, है ना। दे कैन अराइज इन सोमेटिक सेल्स, यानी हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनमें, या हमारे जर्म सेल्स में, यानी जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। तो सोमेटिक सेल में म्यूटेशन आ सकता है, जर्म सेल में भी आ सकता है। लेकिन अगर जर्म सेल में आ गया तो अगली जनरेशन को पास होगा, जनरेशन टू जनरेशन वो पास हो सकता है। तो जर्म सेल में जो म्यूटेशन आ रहा है, अगर वो एक इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को चेंज नहीं कर रहा है, मान लो, मतलब एक पर्सन के अंदर जो जर्म सेल में म्यूटेशन आया वो ऐसा म्यूटेशन है जिसकी वजह से उसे ज़्यादा खास दिक्कत नहीं हुई और वो आसानी से रिप्रोडक्शन कर पा रहा है, तो फिर क्या करेगा, वो अगली जनरेशन से, जनरेशन फर्स्ट से जनरेशन सेकंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा वो म्यूटेशन। आया बात समझ में। जनरेशन फर्स्ट से सेकंड में गया और सेकंड से फिर कहाँ जाएगा, थर्ड में। अब मान लो थर्ड से फोर्थ में गया, गॉट इट। अब मान लो थर्ड जनरेशन में एक और म्यूटेशन आ गया। तो पहले से एक म्यूटेशन चल रहा था, मैं म्यूटेशन को कलर दे देता हूँ। सेकंड जनरेशन में एक म्यूटेशन आ गया था और ये म्यूटेशन थर्ड जनरेशन में और फोर्थ जनरेशन में पास हो रहा है, ठीक है। अब लेकिन हुआ ये था कि जो थर्ड जनरेशन है वहाँ पर एक नया म्यूटेशन आया, तो वो थर्ड जनरेशन का जो म्यूटेशन है वो फोर्थ जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गया। तो इस तरह से म्यूटेशन एक्यूमुलेट होते हैं। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठे होते चले जाते हैं। तो हो सकता है दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं, सपोज़ एक है ए और एक है बी। ए के पूर्वज अलग थे और बी के पूर्वज अलग थे। तो ए के पास जो म्यूटेशंस होंगे वो अलग होंगे और बी के पास म्यूटेशंस अलग होंगे। तो इसके बेसिस पर अगर हम देखें
तो हम इनका पता लगा सकते हैं, इनके बीच में डिफरेंस को पता लगा सकते हैं, है ना। तो यही तो इसका बेसिस है। तो आप देखें ये जो म्यूटेशंस होते हैं, ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग ऑफ सीक्वेंसेस वुड बी हायर as mutation in these sequences may not have any immediate impact on individuals reproductive ability। तो ये म्यूटेशन जो है, अब तो आपको पता है हमारा डीएनए जो होता है उसमें कोडिंग पार्ट होता है और नॉन कोडिंग पार्ट होता है, ये आपको पता है। डीएनए के अंदर कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट है, और नॉन कोडिंग पार्ट बहुत बड़ा पार्ट है, इट इज़ वेरी लार्ज नॉन कोडिंग पार्ट। और नॉन कोडिंग पार्ट में ही काफ़ी म्यूटेशंस आते हैं, ठीक है। तो नॉन कोडिंग डीएनए में जो ये म्यूटेशंस हैं ये इजीली इनहेरिट हो जाते हैं, बिकॉज ये नॉन कोडिंग पार्ट में आ रहे हैं म्यूटेशन, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नॉन कोडिंग पार्ट तो वैसे भी कोई प्रोटीन नहीं बनाता। तो अगर इसमें कोई म्यूटेशन आया भी है तो उससे पर्सन की एबिलिटी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो मतलब बहुत सारे म्यूटेशंस आ सकते हैं नॉन कोडिंग पार्ट में, तो उसका मतलब अगर बहुत सारे म्यूटेशन आ सकते हैं तो पर्सन ए और पर्सन बी के अंदर अगर हम कंपैरिजन करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ दोज म्यूटेशंस तो हम कर सकते हैं, बिकॉज चांसेस हैं कि काफ़ी अंतर हो सकता है ए और बी में। तो यही बेसिस है इसका। आई बात समझ में? अब यहाँ पर देखो, कब मानेंगे हम कि कोई भी म्यूटेशन कंपेयर करने लायक है, या उसको हम अलील की संज्ञा दें, हम उसको अलील बोलने लग जाएं किसी भी म्यूटेशन को, तो कैसे बोल सकते हैं? जैसे सपोज़ कोई जीन है एक्स, उस जीन का एक एलील है ए, एक एलील है उसका बी और एक एलील है उसका सी। सपोज़ हमारे सामने एक जीन है, उसके 3 एलील्स हमारे सामने हैं, तो हम इनको एलील्स के तौर पर कंसिडर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.01 से ज़्यादा है। ह्यूमन पॉपुलेशन में इनकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा है। 0.01 का मतलब 1/100, यानी हर 100 में एक इंडिविजुअल कम से कम इस एलील का होना चाहिए, या इस एलील का या इस एलील का, 1 से 1/100 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है, यानी अगर हम देखें इसको सिंपल टर्म्स में, तो सिंपल टर्म्स में देख लो ज़रा इसको। एक्स ए किसी पॉपुलेशन में है, एक्स बी भी है और एक्स सी है, ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं और रिकॉग्नाइज्ड हैं एज एलील्स। बट एक है एक्स डी, एक ऐसा वेरिएशन है जो एक्स डी है, वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। ये तीनों रिकॉग्नाइज्ड हैं, इनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एज एलील, बट इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। क्यों? देखो, एक्स ए है 5/100, एक्स बी है 35/100, एक्स सी है 60, ओके, या 59 ले लो, 59/100, और एक्स डी है हमारा 1/200, ओके। तो अब देखो कंपेयर किया जाए तो ये 0.01 से ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, बट ये बहुत कम है। ये 200 में एक है, हर 200 इंडिविजुअल्स में एक के पास ये एलील है, तो ये अभी रिकॉग्नाइजेबल लिमिट में नहीं आया है। तो एलील तभी मानेंगे जब उसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा हो ह्यूमन पॉपुलेशन में। और आपके समझ में ये भी आ गया होगा कि जो प्रोबेबिलिटी है वेरिएशंस की वो कौन से डीएनए में है? नॉन कोडिंग डीएनए में बहुत है, बिकॉज उसमें अगर म्यूटेशन आता है तो अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लगातार वो म्यूटेशन ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं और एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। These mutations keep on accumulating generation after generation and form one of the basis of variability or polymorphism। ये polymorphism का एक basis बन जाता है। So there is a variety of different types of polymorphism ranging from single nucleotide change to very large scale changes।
तो पॉलीमॉर्फिज्म कई प्रकार का होता है, एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज भी पॉलीमॉर्फिज्म, एक न्यूक्लियोटाइड का भी पॉलीमॉर्फिज्म देखा जा सकता है, और एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमॉर्फिज्म भी देखा जा सकता है। इवोल्यूशन के लिए और नई स्पीशीज़ के फॉर्मेशन के लिए ये पॉलीमॉर्फिज्म बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक थी उसको डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे एलेक्स जेफरी, और एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सैटेलाइट डीएनए का यूज़ किया था एज ए प्रोब। प्रोब का मतलब होता है ए स्ट्रेच ऑफ डीएनए विच बाइंड्स विथ अनदर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सो प्रोब इज़ अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए, एक डीएनए का स्ट्रेच जो कि दूसरे अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ बाइंड करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं। तो प्रोब कैसे थे, इन्होंने जो यूज़ किए थे, रेडियो लेबल्ड VNTR प्रोब्स थे इनके पास। रेडियो लेबल्ड का मतलब रेडियो एक्टिव प्रोब्स थे, जो मतलब अगर डीएनए के साथ हमारे ज्वाइन कर जाएंगे तो हमारा वो डीएनए का जो पार्ट है रेडियो एक्टिविटी शो करने लगेगा। तो रेडियो लेबल्ड VNTR प्रोब्स का यूज़ किया गया था। और आपको मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस कर लिया था इस वीडियो में कि जो मिनी सैटेलाइट्स हैं उस डीएनए का ही इस्तेमाल इसमें VNTR प्रोब्स के तौर पर किया गया था। तो मिनी सैटेलाइट से ही निकाले गए थे जो हमारे, द VNTR बिलोंग टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए विच इज़ कॉल्ड एज मिनी सैटेलाइट। तो मिनी सैटेलाइट के बारे में जानने के लिए वीडियो स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं कि टेक्निक हुई कैसे। सबसे पहले तो डीएनए को आइसोलेट किया गया। तो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हम कोई भी सैंपल ले सकते हैं। उसके बाद डीएनए को डाइजेस्ट किया गया बाय एंजाइम विच इज़ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, वो हमारे डीएनए को बीच में से कट करता है। कई जगहों से अलग अलग प्रकार के जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं वो डीएनए को अलग अलग जगहों से कट कर सकते हैं। तो ऐसा करने पर आप ये देखेंगे कि डीएनए के छोटे छोटे स्ट्रेचेस, जब ये डीएनए कट हो जाएगा तो छोटे छोटे स्ट्रेचेस आपके सामने आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह से तो आइसोलेट किया डीएनए को। अगर डीएनए को आइसोलेट करने के बाद ये देखा गया कि डीएनए स्मॉल अमाउंट है, मान लीजिए डीएनए बहुत कम है, मान लीजिए इफ़ स्मॉल डीएनए इज़ देयर एज अ सैंपल, तो आप क्या करते हैं, वी डू PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और PCR से क्या हो जाता है, वी एम्पलीफाई द डीएनए, यानी जो हमारे पास डीएनए है उसको मैनी टाइम्स हम बढ़ा लेते हैं, एम्पलीफाई कर लेते हैं, एंड देन इट इज़ यूज्ड फॉर डाइजेशन। उसके बाद हम इस डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस क्या है आपको बता दिया है मैंने, और क्यों यूज़ करते हैं। ये डीएनए जो होता है बड़ा लॉन्ग होता है, इतने लॉन्ग डीएनए की स्टडी कर पाना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इसको स्मॉल पीसीज में कट करके स्टडी किया जाता है। अब क्या होता है, जब ये हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम डीएनए को कट करते हैं तो ये डीएनए को डिफरेंट प्लेसेस से कट करते हैं, अंडरस्टैंड। और उसके बाद फिर डीएनए के स्मॉल, मीडियम और लॉन्ग फ्रेगमेंट्स कट हो सकते हैं। मतलब डीएनए के अलग अलग लेंथ के फ्रेगमेंट्स हमारे सामने कट फॉर्म में आ सकते हैं। तो इनको सेपरेट आउट करने के लिए अगला प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए गेट्स सेपरेटेड, डीएनए फ्रेगमेंट्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से सेपरेट किए जा सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक ट्रे होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे बोलते हैं उसको। उस ट्रे में हम जेल भर देते हैं, जेल का नाम है एगेरोस जेल, एगेरोस जेल। तो उस पूरी ट्रे में जेल भरी हुई है। अब इस ट्रे में हम एक तरफ सैंपल लोड करते हैं। तो सपोज़ हमने यहाँ पर सैंपल लोड किया। अब सैंपल लोड करने के लिए हम गड्ढा बनाते हैं जिसको बोलते हैं वेल, गड्ढा। उसके अंदर सैंपल भरते हैं। इस सैंपल में क्या है, डीएनए। वो डीएनए जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपने कट कर दिया है। अब उस डीएनए को जब आप भर देते हैं तो एक तरफ होता है नेगेटिव चार्ज और एक तरफ होता है पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। तो डीएनए अब हमारे
ट्रे में एक तरफ है जहाँ नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज है। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे तब क्या होगा, डीएनए का मूवमेंट स्टार्ट होगा थ्रू द जेल एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में? डीएनए आगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना स्टार्ट होगा। अब जब डीएनए जेल के थ्रू जाएगा तो जो लार्ज डीएनए है वो तो पीछे रह जाएगा, जो मीडियम साइज डीएनए है वो थोड़ा आगे चला जाएगा और जो स्मॉल डीएनए है वो सबसे आगे चला जाएगा। बेस्ड अपॉन देयर लेंथ द डीएनए इज सेपरेटेड बिकॉज जो जेल है उसके थ्रू, जेल के बीच में जो पोर होते हैं उसके थ्रू जाने में डीएनए को दिक्कत आएगी अगर वो लॉन्ग है तो। जो शॉर्ट डीएनए है वो बड़ा फास्ट वे में आगे बढ़ता चला जाएगा पोर्स में से होता हुआ। इस कारण से हम लेंथ के अकॉर्डिंग डीएनए को सेपरेट करने में सफल हो जाएंगे। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद फिर हम एल्कली का ट्रीटमेंट करते हैं। एल्कली इज एडेड टू द ट्रे। इससे क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए गेट्स सेपरेटेड। डबल स्ट्रैंड से हमें क्या मिलता है, अब सिंगल स्ट्रैंड, मतलब जो हमारे दोनों स्ट्रैंड हैं वो अलग हो जाते हैं डीएनए के। वी गेट सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। तो फाइनली सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हमारे पास आ चुका है एल्कलाइन ट्रीटमेंट से। उसके बाद फिर क्या करते हैं, चौथा स्टेप आता है। इसमें क्या होता है कि हम ब्लॉटिंग करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स की ब्लॉटिंग करते हैं। किस पर, नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन शीट पर। तो हम क्या करते हैं, नायलॉन शीट को जेल के ऊपर प्लेस कर देते हैं, जैसे आप ब्लॉटिंग करते हो ना वैसे ही होता है। ये हमारी ट्रे है, इस ट्रे में हमारे अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट्स अलग अलग जगह पर प्रेजेंट हैं। अब हम इसके ऊपर क्या रख देंगे, नायलॉन शीट रख देंगे और फिर क्या होगा, नायलॉन शीट पर जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। इसको बोलेंगे ब्लॉटिंग और इसको नाम दिया गया साउदर्न। फाइनल इसका जो नाम है वो ध्यान रखो, साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न नाम था एक साइंटिस्ट का, तो साउदर्न ब्लॉटिंग उन्होंने ही डेवलप की थी तो उसको साउदर्न ब्लॉटिंग कहा गया। तो इस तरह से ये हमने स्टेप्स ध्यान रखे। उसके बाद पांचवा स्टेप है कि अब आप इसके अंदर जो नाइट्रोसेल्यूलोज शीट है इस पर आप डालेंगे VNTR प्रोब्स, और वो VNTR प्रोब्स रेडियो लेबल्ड होने चाहिए, यानी रेडियो एक्टिव होने चाहिए। अब जब आप ये VNTR प्रोब डालेंगे तो होगा ये, यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये हमारे सामने ट्रे है, इस ट्रे में हमारे सामने, एक मिनट, ये हमारे सामने ट्रे है और इस ट्रे में हमारे अलग अलग डीएनए के स्ट्रेचेस अलग अलग लेंथ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब हमने जब इसमें VNTR प्रोब डाला तो VNTR प्रोब ने जाकर के अटैच करना स्टार्ट किया अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ। तो सपोज उसने यहाँ अटैच किया, यहाँ पर अटैच किया और इधर अटैच किया, 3 जगह अटैच किया, बाकी जगह उसने अटैच नहीं किया। तो उसने इन 3 जगहों पर अटैच क्यों किया है, पहला क्वेश्चन। इसने यहाँ पर अटैच इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर VNTR सीक्वेंसेस थे, मतलब जो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ प्रेजेंट था जेल पर, उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में वो VNTR सीक्वेंसेस थे जो कि हमारे VNTR प्रोब के कॉम्प्लीमेंट्री थे। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1 वाली जगह पर, 4th जगह पर और 6th जगह पर जो डीएनए है वहाँ पर ये प्रोब जाके बाइंड हो गए हैं और बाकी जगह पर ये बाइंड नहीं हुए हैं। आ रही है बात समझ में? तो अब होगा ये कि रेडियो एक्टिविटी आ गई है 1, 4 और 6 वाली प्लेस पर, इन जगहों पर रेडियो एक्टिविटी आ गई है। अब अगर इसके ऊपर हम एक्सरे शीट ले आएँ, इसके ऊपर ही, ठीक इस शीट के ऊपर हम एक्सरे शीट लेकर के आ जाएं इसके पास, तो क्या होगा, एक्सरे शीट पर भी बैंड्स बन जाएंगे। तो अब देखो एक्सरे शीट आ गई है, हमने एक्सरे शीट इसके ऊपर रखी और एक्सरे शीट के ऊपर भी बैंड्स आ गए उसी जगह पर जहाँ पर रेडियो एक्टिविटी थी, और बाकी जगहों पे कोई बैंड नहीं आया। यहाँ पर भी डीएनए था बीच में, यहाँ पर भी था, पर यहाँ कोई बैंड नहीं आया। बैंड केवल कहाँ आया है, जहाँ पर रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट थी। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये जो आपने अभी मेथड देखा कि आपने एक्सरे फिल्म को एक्सपोज किया ऑन द नाइट्रोसेल्यूलोज शीट, इसको हम बोलेंगे
ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। और ऑटो रेडियोग्राफी से आसान हो जाता है स्टडी करना कि कहाँ कहाँ पर रेडियो एक्टिविटी थी, कहाँ कहाँ पर नहीं थी, ये बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। तो लास्ट स्टेप क्या है, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी। और उसके बाद फिर हमको क्या मिलता है, उसके बाद हमको एक बैंड पैटर्न, पूरा का पूरा अलग एक बैंड्स का पैटर्न मिलता है जिसकी हम स्टडी करते हैं, जिसको हम फिंगरप्रिंट भी कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा स्टेप्स। तो उसके बाद हम एक केस स्टडी करेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो VNTR क्या होता है, इट बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए विच इज़ मिनी सैटेलाइट। A small DNA sequence is arranged tandemly in many copy numbers, okay, and the copy numbers varies from chromosome to chromosome in an individual। तो हर इंडिविजुअल के अंदर जो VNTR सीक्वेंसेस हैं वह अलग अलग होते हैं और उनका नंबर भी अलग अलग होता है, जिसके बेसिस पर जो फिंगरप्रिंट्स आपको मिलते हैं एक्सरे फिल्म पर देखने को, वो अलग अलग पैटर्न पे देखने को मिलते हैं। सो दीज रिपीट्स शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो इनका जो VNTR सीक्वेंसेस है, इनका साइज़ कितना हो सकता है, 0.1 KB से 20 KB तक हो सकता है, ठीक है ना। कंसिक्वेंटली आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विथ VNTR प्रोब द ऑटो रेडियोग्राम गिव्स मैनी बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, जिसका मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और ये हर इंडिविजुअल का एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न होता है, अलग अलग इंडिविजुअल का पैटर्न अलग अलग होता है, एक्सेप्ट द मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्योंकि एक ही जाइगोट से बनते हैं, तो इनका जो डीएनए फिंगरप्रिंट होगा वो एक जैसा होगा, बाकी सबका अलग अलग होता है। तो आइए अब हम ज़रा इस केस के लिए, फॉरेंसिक साइंस में बड़ा इस्तेमाल हो रहा है ये। तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी के हमारे सामने तीन तीन क्रोमोसोम्स का आपको यहाँ VNTR सीक्वेंसेस बताए गए हैं, जैसे क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 2 एंड क्रोमोसोम 16, है ना। अब देखो क्रोमोसोम नंबर 7 हमें फादर से मिला है और मदर से मिला है, तो यानी हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये, तो ये 2 क्रोमोसोम ये हो गए। इसी प्रकार 2 के भी 2 हो गए और 16 के भी 2 हो गए, ऐसा ही यहाँ पर है। तो इंडिविजुअल ए में देखो क्रोमोसोम 16 पर सबसे लंबा VNTR सीक्वेंस है ना, और क्रोमोसोम 7 पर जो पैटर्नल वाला क्रोमोसोम है सबसे छोटा VNTR सीक्वेंस है। ऐसे इंडिविजुअल बी में देखो जो VNTR सीक्वेंस है क्रोमोसोम 7 पर वो बहुत लॉन्ग है, सबसे लंबा यही है, पैटर्नल क्रोमोसोम जो उसको मिला है 7 वाला, उसका सबसे लंबा VNTR सीक्वेंस है। और जो उसको मैटरनल क्रोमोसोम मिला है क्रोमोसोम नंबर 16 वाला, उसका VNTR सीक्वेंस सबसे छोटा है। तो आपने पहली बात तो आपके समझ में ये आया, दोनों इंडिविजुअल्स के क्रोमोसोम्स की स्टडी करने पर क्या समझ में आ रहा है, आपके समझ में ये आ रहा है कि जो VNTR सीक्वेंसेस हैं उनका नंबर वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और इसी का यूज़ करेंगे हम DNA फिंगरप्रिंटिंग में, DNA फिंगरप्रिंटिंग की स्टडी करने में। फिंगरप्रिंट्स डेवलप होंगे इसी के बेसिस पर। अब एक इन दोनों पर शक है, A पर और B पर शक है किसी क्राइम का, और क्राइम की सीन पर, क्राइम की जगह पर ये जो DNA हमको मिला है उस DNA का इस्तेमाल हम इनके DNA के साथ मैच करके कर रहे हैं। मतलब क्राइम सीन पर जो DNA मिला है उसके फिंगरप्रिंट्स को हम पर्सन A और पर्सन B के फिंगरप्रिंट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ज़रा क्राइम सीन C का आप ज़रा जो जेल पर रन करने के बाद जो बैंड आता है वो देखो, एम्प्लीफाइड रिपीट्स separated by size on a gel giving DNA fingerprint, look how। देखो सबसे छोटा वाला यहाँ क्रोमोसोम 16 पर जो दिखाई दे रहा है आपको, वो सबसे आगे भागा है, दिख रहा है ना, ये सबसे आगे गया है ये। उसके बाद उससे बड़ा आपको मिल जाएगा ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या दिख रहा है, फिर ये है बड़ा सामने, फिर उससे बड़ा ये है तो ये रहा, ठीक है ना, उससे बड़ा फिर ये है, और सबसे बड़ा
सबसे पीछे। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था। तो सबसे छोटा वाला सबसे आगे गया है, उससे छोटा उससे पीछे। इस तरह से आप देख रहे हो ये हमारे सामने डीएनए अकॉर्डिंग टू द VNTR सीक्वेंसेस सेपरेट हो गया है। ठीक है, ऐसा ही ए के साथ किया गया है, ऐसा ही बी के साथ किया गया है। ए का केस देखो, चलो ए में जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है, रेड वाले काफ़ी छोटे हैं। हाँ, रेड वाले काफ़ी छोटे हैं। सबसे आगे कौन सा होगा? ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखो ये रन कर रहा है। और अब हम अगर कंपेयर करें क्राइम सीन वाले के साथ तो हमें देखेंगे कि बी जो है उसने क्राइम किया है। बिकॉज देखो ये और ये मैच कर रहा है, ये वाला भी मैच कर रहा है, ये वाला भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, और ये भी मैच कर रहा है। आया समझ में? तो इस तरह से हमने पता लगा लिया कि एक्चुअल में क्राइम करा किसने है। और ये हमारे सामने डिफरेंट फ्रैगमेंट्स थे, शॉर्ट टैंडेम रिपीट्स विच आर नाउ ईजिली विजिबल ऑन द ऑटो रेडियोग्राम। तो उसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको देखने के लिए आप ऊपर से एक्सरे फिल्म लगा दो, और जहाँ जहाँ VNTR सीक्वेंसेस जो हैं आए हैं रेडियो लेबल्ड प्रोब के साथ बाइंड होकर के, वहाँ वहाँ वो आपको बैंड बनाते दिखेंगे, और बाकी और सीक्वेंसेस आपको बैंड बनाते नहीं दिखेंगे। तो इन VNTR सीक्वेंसेस की, क्योंकि DNA, अब देखो इन्हीं के DNA प्रोब ऐड किए गए थे, इन्हीं सीक्वेंसेस के प्रोब ऐड किए गए थे, इसलिए ये सीक्वेंसेस आपको यहाँ पर इसमें ऑटो रेडियोग्राम में दिखाई दे रहे हैं। और भी तो DNA होगा बीच में, यहाँ भी DNA होगा, आगे इधर भी DNA होगा, इधर भी तो होगा, इधर भी DNA होगा बीच में, यहाँ भी DNA होगा। लेकिन वो DNA आपको क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उसका प्रोब ऐड नहीं किया गया था। जिसके प्रोब ऐड किए गए थे वहीं पे रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही है ना, और उस रेडियो एक्टिविटी को एक्सरे फिल्म पर देखा जा रहा है। तो इस तरह से हमारे DNA फिंगरप्रिंट्स बन गए, और हम एक इंडिविजुअल और दूसरे इंडिविजुअल के बीच में आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।